हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 42 रहेगा। तो चलिए जी, आज आपके लिए एक नई सूचना है। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा यूपीएससी बैच लाया जा रहा है, जो कि 18 महीने तक चलेगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। और ये क्लासेस आपकी 1 मई को शुरू होने वाली हैं, 1 मई 2024 को। तो जल्दी से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मेल आईडी के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारी इस ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके साथी बंधु सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल के लिए भी बैच लाया गया है और इस बैच का टाइम 10 महीने का रहेगा। तो इसमें आपके टायर 1 टायर 2 दोनों के बारे में आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो आपके जो भी साथी बंधु तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ये भी क्लासेस आपकी 1 मई 2024 को शुरू होने वाली है। ठीक है, तो ये सूचना है आपके लिए। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था। बात है 2013 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या फिर कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जल्दी से आप बता दीजिए। जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में आपको सही ऑप्शन टिक करना है। जब हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं तो इस जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है ऋषभदेव का। और यही ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। और इस जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। इस जैनिज्म परंपरा में कुल तीर्थंकर कितने हुए थे? 24। यानी कि महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। अब जब जैन धर्म की बात करते हैं तो जैनिज्म के अनुसार क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है। तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग जो तपश्चर्या है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जब हम बात करते हैं जैनिज्म के अनुसार तो इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी वस्तु, चाहे वह सूक्ष्मतम कण भी हो, उसमें भी क्या होती है? आत्मा होती है। जैन दर्शन आत्मा और पुद्गल के संयोग को बंधन बताता है। जैन धर्म के अनुसार कर्मों के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है, इसीलिए कर्म बंधन का टूटना ही मोक्ष है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवों का कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। यानी कि कर्मों से मुक्ति जरूरी है, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें मोक्ष चाहिए तो हमें किसका अनुसरण करना चाहिए? तो हमें त्रिरत्नों का अनुसरण करना चाहिए। तो वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो एक तो है सम्यक दर्शन। सम्यक का मतलब होता है सच्चा, ठीक है, सम्यक दर्शन। और उसके बाद में है सम्यक ज्ञान, यानी कि दर्शन हमें अच्छा देखना है और अच्छा ही ज्ञान हासिल करना है। फिर आता है सम्यक चरित्र, यानी कि चरित्र भी हमारा क्या होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इन त्रिरत्नों का सहारा हमें लेना चाहिए, इन त्रिरत्नों का हमें अनुसरण करना चाहिए। भगवान महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या तथा काया क्लेश पर बल दिया है। तो जो कठोर तपश्चर्या है वही एक मार्ग है मोक्ष के लिए। और जैन सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, उसमें आत्मा होती है, ठीक है। और कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो तीनों की तीनों जो बातें हैं वो ठीक है। जब हम बात करते हैं इस जैनिज्म में 5 सिद्धांतों के बारे में, तो 5 सिद्धांत जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला है अहिंसा, यानी कि कभी भी लड़ाई नहीं करनी, अहिंसा। फिर आता है सत्य, यानी कि सदा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। फिर आता है सत्य असत्य, ठीक है।
कभी भी चोरी नहीं करनी। फिर आता है अपरिग्रह, यानी कि धन संचय नहीं करना है। और फिर जब बात करते हैं हम पांचवें सिद्धांत के बारे में, जिसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, तो ये 5 सिद्धांत है जैनिज्म परंपरा में। जो ये पहले 4 सिद्धांत बताए गए हैं, ये किसके द्वारा बताए गए थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के द्वारा बताए गए। पार्श्वनाथ, ठीक है ना, जिनका संबंध वाराणसी यूपी से था। और जो 24वें तीर्थंकर हैं हमारे महावीर स्वामी जी, उन्होंने बताया है ब्रह्मचर्य को एक बड़ा सिद्धांत। तो जैसे कि कथन ए में क्या लिखा हुआ था? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो भगवान महावीर जी ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या और काया क्लेश पर बल दिया है। तो ये कुछ जैनिज्म के बारे में बातें हुई। इस सिद्धांत में हमें यह भी देखने को मिलता है कि कर्म को बंधन का कारण और सूक्ष्मतम कण भूतत्व माना गया है। तो जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो आप इनके बारे में बताएंगे। और ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। बात है 2018 की। जल्दी से आप बताएंगे। तो जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना लाला लाजपत राय, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लाला लाजपत राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्ण जी के जीवन पर एक कथा लिखी। वीर शिवाजी के जीवन के बारे में भी उन्होंने लिखा और मैजिनी के बारे में भी उन्होंने लिखा। यही है वो सदस्य जिनको केंद्रीय सभा में चुना गया था। लाला लाजपत राय की जब हम बात करते हैं तो ये कांग्रेस के नेता थे। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ये कांग्रेस के नेता थे। और कौन से दल में आते थे? तो आप कहेंगे इनका स्वभाव थोड़ा गर्म था, तो गर्म दल के नेता थे। इनके और भी साथी थे ना गर्म दल में, हम बोलते हैं ना लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। तो इन तीनों की तिगड़ी हुआ करती थी और ये बड़े गर्म स्वभाव के थे। इनका मानना था कि अंग्रेजों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है उनसे चीजें हम छीनेंगे और ये हमारा हक है। तो लाला लाजपत राय बड़े ही बेहतरीन व्यक्ति थे, बड़े बेहतरीन नेता थे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। और इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के आसपास में अमेरिका की यात्रा की थी, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अमेरिका की यात्रा इन्होंने की प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनमें से एक आता है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये किसके द्वारा रचित है? तो लिख देंगे नाम लाला लाजपत राय का। और एक आता है रचना का नाम इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये भी रचना इन्हीं के द्वारा लिखित है। और फिर जैसे यंग इंडिया रचना जो है वो भी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार से इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकों का लेखन किया। इनके अलावा मैजिनी, गैरीबाल्डी, वीर शिवाजी और स्वामी दयानंद सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में इन्होंने लिखा, उनकी जीवनी लिखी। ठीक है, तो मैजिनी और जो गैरीबाल्डी लिखा हुआ ना, इस गैरीबाल्डी और मैजिनी का चयन करने का उद्देश्य क्या रहा था? इन्होंने सोचा कि पंजाब के युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाया जाए, जिनकी अंग्रेजी के पुस्तकों में कोई ज्यादा पहुंच नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने मैजिनी और गैरीबाल्डी के बारे में भी लिखा था। और ये यात्रा 1907 के आसपास बताई जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए जी, और 1926 के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने स्वराज पार्टी में भी सदस्यता हासिल कर ली, यानी कि ये स्वराज पार्टी के सदस्य बने, स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और केंद्रीय विधानसभा में उसके उपनेता चुने गए। और कुछ टाइम बाद में ही इन्होंने क्या कर दिया?
अगस्त 1926 में स्वराज पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको लाला लाजपत राय के बारे में ध्यान में रखने हैं। तो चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये भी एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछा गया था। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और बात है ये लगभग कब की, तो आप कहेंगे ये 2014 में पूछा गया था, 2014 में। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय, ये क्या है, तो ये पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। तो जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है, मंगानियार। ये मंगानियार एक समुदाय है, मंगानियार समुदाय। तो मूल रूप से आपको कहां मिलेगा ये, तो ये जो राजस्थान है हमारा भारतीय राज्य, तो उस राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में आपको ये मिलेगा। यहाँ यानी कि मंगानियर समुदाय के लोग मूल रूप से राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में आपको मिलते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो यह एक मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय। ये राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के आसपास बखूबी मात्रा में दिखेंगे आपको। जैसे बात करते हैं हम बाड़मेर की, मरुस्थल एरिया ना बाड़मेर, और जैसलमेर की बात करते हैं तो वहां पर ये ज्यादातर मिलेंगे। और आपको पता है राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है, और पाकिस्तान में जो मरुस्थली एरिया है उसे क्या बोला जाता है, चोलिस्तान। तो उस चोलिस्तान के एरिया में भी आपको ये मिलेगा। तो पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत का क्षेत्र है वहां पर भी मंगानियार समुदाय के लोग मिलते हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे ये अपनी संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, संगीत परंपरा के लिए। यह समुदाय वंशानुगत पेशेवर संगीतकारों का ऐसा समूह है जिनका पीढ़ियों से अमीर जमींदारों द्वारा, अभिजात्यों के द्वारा समर्थन किया गया है। ठीक है, तो अमीर जमींदार जो थे वो इनको संरक्षण प्रदान किया करते थे। इसी प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी अभी हमारे यहाँ पर संगीत परंपरा को संजोए हुए हैं। जब हम बात करते हैं इनकी संगीत परंपरा में ये कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो जैसे नाम आता है कमाचा का, कमाचा एक वाद्य यंत्र है। और खड़ताल का नाम तो आपने बखूबी सुना होगा, खड़ताल, ढोलक। तो इस प्रकार के ये प्रमुख वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं अपनी इस संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। जब हम इस मंगनियार समुदाय में कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में बात करें, तो प्रमुख हस्तियों के नाम जैसे अगर लिखें तो यहां पर नाम आता है सकर खान, सकर खान। और एक नाम था कचरा खान, ठीक है, समंदर खान और ममे खान, ममे खान। और नाम आता है गाजी खान। तो ये कुछ प्रमुख हस्तियां थी मंगानियार समुदाय की जिन्होंने बड़े स्तर पर संगीत परंपरा का एक कह सकते हैं कि लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण किया। वैसे तो अगर देखें ये मंगानियार समुदाय के लोग अपने आप को राजपूत जाति के वंशजों के रूप में मानते हैं, राजपूत जाति के वंशजों में से मानते हैं। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय से हैं, परंतु इनके अगर हम गीतों के बारे में बात करें, इनके जो मान्यताओं की बात करें, ये सारी की सारी जो हैं वो हिंदुइज्म से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इनके गीत हिंदू देवी देवताओं की स्तुति में भी आपको मिलेंगे। जिस प्रकार से हिंदू त्योहार मनाते हैं होली का, ठीक है, या फिर दीपावली का, उसी प्रकार ये भी होली दीपावली का त्योहार बखूबी मनाते हैं। और इनकी जो ये संगीत परंपरा है वो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी 2014 की बात है ये। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर अल्लाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो जल्दी से इसमें आप बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा।
तो अल्लाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? जिन्होंने लिखा होगा ना अलाउद्दीन खिलजी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। ये अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान हुआ, खिलजी वंश का। और जब हम बात करते हैं खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी, तो नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में इस वंश की शुरुआत की और ये वंश ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया, 1320 तक ये वंश रहा। यानी कि खिलजी वंश सबसे छोटे कार्यकाल का वंश था, छोटे कार्यकाल का, है ना। तो वैसे अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो उसमें सबसे लंबे समय तक किस वंश के राजाओं ने राज किया था, तो तुगलक वंश का नाम आता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। इस खिलजी वंश की जब बात करते हैं तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में इस खिलजी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये 1290 से लेकर 1296 तक रहा। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सत्ता में बैठा तो उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मणिकपुर नामक जगह पर वहां सूबेदार बना दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ताऊजी को मार दिया था उसी कड़ा मणिकपुर नामक जगह पर और गद्दी हासिल कर ली थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जस्ट बाद में रुकनुद्दीन खिलजी भी गद्दी पर बैठा था 1296 में, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं, बस 3-4 महीने के आसपास तक। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर हारने के बाद, यानी कि इसकी तो मृत्यु हो गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, फिर रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा थोड़े समय के लिए और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाल ली और ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था। और जैसे हम बात करते हैं तुर्कों के बारे में, तो तुर्कों की 64 शाखाएं मानी जाती हैं, 64 शाखाएं। उन 64 ब्रांचेस में से एक ब्रांच थी आपकी ये खिलजी, ठीक है ना। तो वैसे तो हम बात करते हैं लगभग 4वीं शताब्दी की, तो उस समय ये अफगानिस्तान के आसपास के एरिया में बस चुके थे। लेकिन इनका जो शासन प्रारंभ हुआ वो आप कह सकते हैं मध्यकालीन के आसपास में, ठीक है। तो ये बात हुई आपके इस खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी की। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आपको फोटो दिखाई गई है और ये फोटो विकिपीडिया से उठाई है, तो उन्हीं को समर्पित है, तो ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी का वैसे अगर हम देखें तो इसके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था शिहाबुद्दीन खिलजी। शिहाबुद्दीन खिलजी का ये बेटा था, लेकिन इसने अपने ताऊजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मार दिया था, है ना। तो इसके पिता जो थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई थे, तो ताऊजी थे, बड़े भाई थे ये इसके, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई दमनकारी नीतियां अपनाई, अपने विद्रोहियों का निर्ममतापूर्ण सफाया भी कर दिया और एक बड़ी सेना का गठन किया और अपनी सेना का बड़े स्तर पर विस्तार भी किया था। अपने प्रथम अभियान में उसने अपने भाई उलूग खान और वजीर नुसरत खान के नेतृत्व में गुजरात के हिंदू राजा करण देव पर हमला किया था। तो सबसे पहला अभियान माना जाता है राजा करण देव के हमले का, ठीक है ना। तो सोमनाथ मंदिर को भी ध्वस्त किया था इसने और अहिलवाड़ा में बड़ी मात्रा में संपत्ति ये लूट कर ले गया था। और इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था काफिर, ठीक है ना, काफूर। तो वो जो काफूर था इसने बहुत ही ज्यादा मात्रा में राजाओं को मारा था, ठीक है ना, क्योंकि ये भेष धर लिया करता था, महिला बन जाता था ये। तो इसे 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, 1000 दिनारी, ठीक है। तो ये बात हुई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब जैसे बाकी ऑप्शन में क्या दिया गया है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या है, ये 1211 से लेकर 1236 तक गद्दी पर बैठा था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है और ये गुलाम वंश का तीसरा सुल्तान हुआ, गुलाम वंश का तीसरा सुल्तान। जैसे बात करते हैं पहले कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में गद्दी पर बैठा था उसका बेटा आराम शाह।
आराम शाह को हराने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। यही है वो इल्तुतमिश जिसने क्या किया था, जिसने चालीसा का गठन किया था, चालीसा का गठन किया। फिर जब हम बात करते हैं बी ऑप्शन के बारे में, इसमें क्या लिखा है, ग्यासुद्दीन बलबन। इसका वैसे नाम लिया जाता है बहाउद्दीन बलबन, और ये बलबन गुलाम वंश का एक चतुर सुल्तान हुआ, और ये लगभग 1265 से लेकर 1287 तक गद्दी पर बैठा। यही है वो बलबन जिसने भारत में पैबोस प्रथा का प्रचलन शुरू किया। पैबोस प्रथा यानी कि पैरों को चूमने की प्रथा। यही है वो ग्यासुद्दीन बलबन जिसने भारत में सजदा प्रणाली शुरू की थी। सजदा प्रणाली यानी कि सुल्तान के आगे सजदा करना दोनों हाथों से, है ना, एक हाथ से सच्ची। तो फिर जब बात करते हैं ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में, इसी ग्यासुद्दीन बलबन ने भारत में एक फारसी त्योहार शुरू करवाया था जिसका नाम है नौरूज। तो नौरूज एक फारसी त्योहार यानी कि आप कह सकते हैं ईरानी त्योहार, तो बलबन ने शुरू करवाया था। तो ये बात हुई। फिर वहां पे क्या लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान हुआ, और ये 1325 से लेकर 1351 तक गद्दी पर बैठा। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक विभाग बनाया जिसे नाम दिया गया आमीर ए कोही, ठीक है ना, दीवान ए कोही बनाया था, सॉरी दीवान ए आमीर कोही ऐसे लिख देंगे आप। तो दीवान ए आमीर कोही जो है वो क्या था, तो वो एक कृषि विभाग था जिसका निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। यही है वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। यही है वो मोहम्मद बिन तुगलक जिसके समय में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया और जिसने पुस्तक लिखी थी रेहल्ला। उस पुस्तक में उसने सती प्रथा के बारे में बताया है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय के आसपास के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है इब्न बतूता की पुस्तक रेहल्ला में से। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करते हुए विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने क्या किया था, बहमनी साम्राज्य की नींव रखी, और वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। तो चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप बताएं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो जल्दी से आप इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ये आपका यूपीएससी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। जब हम बात करते हैं पुथुकुली शोल, ये जो एक शिल्प कला है, तो ये कहां पर है, तो आप कहेंगे ये तमिलनाडु से संबंधित है, तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जब हम बात करते हैं सुजनी कढ़ाई के बारे में, ये सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है, तो फिर ये सुजनी कढ़ाई कहां से संबंधित है, आप कहेंगे ये बिहार से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया, और पहला ठीक है। ठीक है ना। फिर जैसे हम बात करते हैं उपाडा जामदानी साड़ी के बारे में, इसका संबंध भी कर्नाटक से नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो फिर इसका संबंध कहां से है, तो आप कहेंगे इस उपाडा जामदानी साड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से नहीं है। तो नीचे 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों ही गलत हैं। और सुजनी कढ़ाई की बात करें, चाहे हम उपाडा जामदानी साड़ी की बात करें, दोनों को ही जीआई टैग मिला हुआ है ना, जीआई टैग मिला हुआ है। तो नीचे के 2 पॉइंट गलत हैं, केवल पहला ठीक था, यानी जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया होगा ना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आपका यूपीएससी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन था। तो चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा गवर्नर जनरल व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी कि हड़प नीति से संबंधित है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, जल्दी से आप इसमें बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा आसान सा है, जिन्होंने लिखा होगा ना लॉर्ड डलहौजी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये डलहौजी कब से कब तक यहाँ पर अधिकारी बनकर आया था, तो इसका टाइम पीरियड यानी आप मान के चल सकते हैं ये
1848 से लेकर 1856 तक रहा था डलहौजी। इसी डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, जिसके तहत इसने बहुत सारे राज्यों को हड़प लिया और इसने क्या कहा कि यानी कि किसी राजा और रानी के अपनी खुद की संतान नहीं है तो यानी कि उसका राज्य वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, उन्होंने बच्चा गोद लिया हुआ था, है ना, तो उसी को लेकर इन्होंने क्या किया, उनको भी हड़प लिया। और भी इन्होंने क्या है, एक इलीगेशन लगाते लगाते बहुत से राज्यों को हड़पा। तो जब ये आया था 1848 में, तो सबसे पहले सतारा को अपनी हड़प नीति का शिकार बनाया। 1849 में जैतपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। संबलपुर ओडिशा में पड़ता है जो उसे 1849 में, बाघाट उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856। यानी कि इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1848 से 1856 तक रहा। तो जब तक ये यहाँ पर रहा तब तक हर साल इसने कोई ना कोई राज्य को हड़पा ही था और अपने साम्राज्य में मिलाया था। और इसी के समय में क्या हुआ था, 1848-49 में एक लड़ाई हुई थी सिखों के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का नाम देते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, 1848-49 में हुआ। और किसके समय में हुआ, तो कहेंगे आप डलहौजी के समय में हुआ था। इसमें सिखों की हार हो गई थी और इसने फिर घोषणा कर दी थी 1849 में कि अब सिख साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो और अगर हम बात करें इस डलहौजी के समय की, तो इस डलहौजी के समय में 1853 में बॉम्बे से ठाणे को जोड़ने वाली पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे तो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई और यही है वो डलहौजी जिसे भारत में रेलवे विस्तार का जनक कहा जाता है। और इसी डलहौजी के समय में पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, यानी हिंदी में कहें तो लोक निर्माण विभाग। तो लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक डिपार्टमेंट की स्थापना इसी डलहौजी के समय में हुई थी। और 1854 की बात करते हैं तो वुड डिस्पैच, तो ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ये भी उसी समय की बात है जब यहाँ पर डलहौजी था। ठीक है, तो निचले ब्रह्मा का अधिग्रहण किया गया था 1852 में। ठीक है ना, निचले ब्रह्मा का अधिग्रहण, तो ये भी किसके समय की बात है, तो आप कहेंगे डलहौजी के समय की बात है। और ये डलहौजी किसके रूप में आया था यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, गवर्नर जनरल। और इसके फिर बाद में जो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो नाम आता है कैनिंग का। और कैनिंग के समय में 1857 की लड़ाई हुई और उसी कैनिंग के समय में 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जिसके तहत ये भारत का गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया गया था। तो फिर भारत का वाइसराय पद देखने को मिला। तो पहला भारत का वाइसराय कौन था, वही कैनिंग ही था ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। तो ये भारत का आप कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट गवर्नर जनरल था। ठीक है, ऐसे तो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात कर रहे होते हैं इस विलियम बेंटिक के बारे में, ये बेंटिक जो है वो 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। इसी विलियम बेंटिक के बारे में जब बात करते हैं तो इसके दो टाइम पीरियड आप मान के चलें, 1828 से 1833 और 1833 से लेकर 1835 तक का। तो ये जो विलियम बेंटिक था ना, ये पहले आप कहेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो जब 1833 का चार्टर अधिनियम लाया गया था, उसके तहत पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये बेंटिक जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। ठीक है, और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा था ये। इसी विलियम बेंटिक के समय में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। और जब हम बात कर रहे होते हैं रिपन के बारे में, इस रिपन का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो आप कहेंगे 1880 से लेकर 1884 तक ये यहां पर रहा। इस रिपन से संबंधित अगर हम बातें करें
तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का इसने क्या किया था, निरसन किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन, प्रेस एक्ट का निरसन 1872 में किया था। इसने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद इसका निरस्त कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था क्या, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये एक्ट लेकर कौन आया था, तो लेकर तो आया था 1878 में रिटन, लेकिन इसे निरस्त किसने किया, रिपन ने 1882 में। तो कर्जन की जब बात करते हैं, ये कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। इसी कर्जन के समय में क्या हुआ था, एक विश्वविद्यालय आयोग लाया गया था और उसी आयोग के सिफारिशों के आधार पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। और इसी कर्जन ने फिर क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तो ये कुछ बातें जो हैं वो हमने कवर की हैं इनसे संबंधित। तो ठीक है, आपको इस तरीके से ये बातें ध्यान में रखनी है, इसमें कोई भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था, ये आपका सेकंड लास्ट भारत का गवर्नर जनरल रहा, भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद में कौन आया था गवर्नर जनरल बनकर, तो कैनिंग का नाम आता है। और कैनिंग के समय में भारत सरकार अधिनियम जब लाया गया तो ब्रिटिश सत्ता का हक हमेशा के लिए छीन लिया गया और सीधा हक किसके हाथों में चला गया, क्राउन के हाथों में। उसके बाद में फिर क्या है, वो अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी रहा कैनिंग, और वही कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय भी बना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, यूपीएससी का बैच लॉन्च हो चुका है, क्लासेस 1 मई से आपकी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी की सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको A to Z जानकारी मिलेगी, सभी क्लासेस और ब्रोशर के बारे में भी आपको वहां पर मिल जाएगी जानकारी। तो जैसे अगर आपके कोई साथी बंधु सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, तो उनके लिए भी लॉन्च कर दिया गया है कोर्स, उनकी क्लासेस भी 1 मई 2024 से शुरू हो जाएंगी। तो ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। वेबसाइट के बारे में और व्हाट्सएप नंबर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपका इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और ग्रैंड मास्टर 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट करके देखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ग्रैंड मास्टर 360 के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।